हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू शिक्षम फैमिली। और ये है वही पेपर जो 20 को हुआ था, उत्तराखंड बंदरों का पहला और सेकंड शिफ्ट। आप लोगों ने जो है ये पेपर मुझे काफ़ी लेट में भेजा है, तो फाइनली जो दो पेपर थे उनको मर्ज करके मैंने एक सिंगल पेपर बना दिया। इसमें मैंने वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं जो आपके काम की हैं। काम की इन द सेंस, अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर से ही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 55 से लेकर 60 क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर से ही हैं। उसके ऊपर की जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करता है आपने इन्वायरमेंट पढ़ी है अभी कि नहीं पढ़ी है। दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आपने 11th 12th में या फिर जिसने थोड़ी बहुत लूसेंट भी पढ़ी होगी ना, थोड़ा ऊपर ऊपर की, थोड़ा ब्रशअप भी किया होगा, वो लोग भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 70 क्वेश्चन तक आप इसमें आराम से लेके आ सकते थे जिन्होंने पढ़ाई की है। अब देखिए आने वाले जो भी पेपर होने वाले हैं उनमें भी कुछ ऐसा होगा ही होगा जो आपको नहीं आती होंगी चीज़ें। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे या फिर जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं है। तो उनके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। जितने आपको आते हैं, जितने आपके सिलेबस के अंदर से हैं, 70 क्वेश्चन एटलीस्ट। जो देखिए अभी इन्वायरमेंट चल रहा है, इन्वायरमेंट के काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों ने कवर अप किए होंगे। उनको सोचिए जिन्होंने 16 और 17 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा वो तो बिल्कुल उसके पहले भी वो प्रिपेयर ही नहीं थे उन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन एटलीस्ट जो बाद वाले हैं एटलीस्ट आप प्रिपेयर तो हो। आप तो आपको पता तो है नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, जो ग्रास लैंड्स हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट उन्हें पढ़ के जाना चाहिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। अब आए ना आए वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट हो गया। आप किसी एग्ज़ाम हॉल जो होता है उसमें एंटर करते हो कि चलिए कुछ तो पढ़ा है मैंने, कुछ तो आएगा। जिसने नहीं पढ़ा है उससे तो चलो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एटलीस्ट जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ी बहुत पढ़ के जाना चाहिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें जो है चैनल पे कवर अप हो चुकी हैं। 5 to 6 चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो हैं आपको अपने आप से करनी पड़ेंगी, जैसे नेशनल पार्क वगैरह हो गए, 100 समथिंग नेशनल पार्क हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिए। बाकी जितना आपको आता है उतने से अच्छे से कीजिए। बाकी किसी की बातें ज़्यादा मत सुनिए। इतना पेपर है वो जितना लाइक आपका जो है सिलेक्शन होना है। एटलीस्ट 70% जो क्वेश्चन है जो पढ़ के जा रहा है उतने क्वेश्चन कर सकता है। इतने नंबर पे ही आप लोगों का सिलेक्शन होना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो आप लोगों ने मुझे दिए हैं, जो प्रोवाइड करवाए हैं, बस मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है जितना मुझे समझ में आया वो क्वेश्चन। बाकी हर किसी को सारे क्वेश्चन तो याद नहीं होते। तो देखिए टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पे टिहरी बांध है। सभी लोग जानते होंगे, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हुक का नियम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट फिर भी जिन्होंने थोड़ी बहुत लूसेंट पढ़ी होगी लूसेंट के अंदर ये मेंशन है। और ये इलास्टिसिटी यानी जो प्रत्यास्थता होती है उसके जो एक लॉ है कि भाई आप जितने किसी चीज़ को स्ट्रेन कर रहे हो, किसी चीज़ को खींच रहे हो, तो उसमें जो चेंजेस है उतना चेंजेस उसमें आ जाता है। यही हुक्स लॉ है। कोई ज़्यादा बहुत टिपिकल नहीं है, पर हाँ जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है इस बारे में, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, ये मैं मानता हूँ। थोड़ा सिलेबस की बाहर की चीज़ें देखिए, अब ये होता ही होता है हर एक एग्जाम में ना, 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो हर किसी की बस की नहीं होती है। वो डालते ही डालते हैं, तभी तो मेरिट ऊपर नीचे जाएगा, अदरवाइज मेरिट ऊपर नीचे कैसे जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आप ऐसी चीज़ें समझ सकते हो। लेकिन देखिए इन्वायरमेंट जो है इसमें आना था, वही इन्वायरमेंट पहले से इन्वायरमेंट का तो था, इसमें फॉरेस्टर का पेपर है तो इन्वायरमेंट आएगा, लेकिन इतनी डीप आएगा शायद ही किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन चलिए जिनका एग्ज़ाम है कम से कम वो तो पढ़ सकते हैं जितना आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हीराकुंड डैम की जो लोकेशन है वो महानदी पे है। ये हीराकुंड डैम पूछा हुआ है। अब देखो डैम काफ़ी पेपरों में आ चुका है, तो थोड़ी थोड़ी डैम पढ़ डालिए। जैसे जो आपकी हिमाचल वाला एरियाज़ है, यानी जो आपका सिंध तो आपका क्या होगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। ब्यास वाला आ चुका है, रावी का पढ़ सकते हैं आप। सतलज वाली आप पढ़ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। कावेरी वाला कर लीजिए। और कावेरी हो गया एक, और सेकेंडरी इसमें और क्या हो सकता है, ताप्ती वाला में होगा उसमें। या फिर आप देखिए वो वाला कर सकते हैं, बेतवा वाला आप कर सकते हैं, सोन नदी वाला आप कर सकते हैं। जो जो मैं कह रहा हूँ आप लोग सुनते जाइए, उन्हें उनमें जो डैम्स हैं ना उन्हें ज़रूर कर लें। तो ये थोड़ी थोड़ी डैम जो है आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब देखिए हीरे का अपवर्तनांक पूछा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हीरे का, तो हीरे का अपवर्तनांक आ चुका है भाई। अब किसी दूसरे शिफ्ट में आपसे हो सकता है अल्कोहल का पूछ ले, क्योंकि अल्कोहल का इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी आपका अल्कोहल हो गया, आपका वाटर का बाहर वाटर का भी आपका जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दो तीन चीज़ें जो आप कर सकते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये तो सभी ने किया होगा। तो अब जैसे नेशनल पार्क है, मैंने कहा ना अभी जस्ट 102 नेशनल पार्क है। अभी इतना 102 नेशनल पार्क है, कितना कितना तो पढ़ के जाओगे। लेकिन जो सिंगल सिंगल है ना, जैसे त्रिपुरा हो गया आपका, इस तरफ जो असम वाले जो रीजन्स हैं उसमें कुछ कुछ एक आध दो तीन ही हैं। जैसे त्रिपुरा वाला हो गया आपका, मेघालय वाले हो गए, या फिर मणिपुर मिजोरम वाला जो एरिया है वो वाले आप एटलीस्ट करके जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये उड़ीसा उड़ीसा वाले जो नीचे वाले हैं, आंध्रा वाले जो हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी कम है।
अब देखो, अब जो बिल्कुल जिनका कल पेपर है ना वो तो बिल्कुल ही मत करना, लेकिन हाँ जो आगे वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा करके देख के जा सकते हैं, जिनमें सिंगल सिंगल है जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, ठीक है। तो इतना एटलीस्ट आप करके जा सकते हो। बाकी देखिए, पृथ्वी के लिए प्लान वेग जो एस की वेलोसिटी होती है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसमें से किसी चीज़ को अगर आप इतनी वेलोसिटी से अगर आप अर्थ से फेंक रहे हो किसी चीज़ को, ठीक, तो वो हमेशा के लिए क्या होगी, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण फील्ड जो होता है, उससे बाहर चला जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। इतनी छोटी सी चीज़ है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। उत्तर से बहने वाली नदियाँ जो आपका ईस्टर्न एरियाज़ हैं, ईस्टर्न, हाँ उत्तर वाली जो एरियाज़ हैं हिमालय से जो निकलने वाली हैं, विंध्याचल जो एरियाज़ है, विंध्याचल आप कहते हो ना हिल, जो पर्वत है उससे जो निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ जो लेके आती हैं, मिट्टी जो लेके आती है उसे जलोढ़ बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखो मृदा से संबंधित, अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे कि मृदा से क्या पढ़ना है। देखो मृदा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक ब्लैक सॉइल आ चुका है, रेंगरू मृदा जिसे कहते हैं, वो आपके क्वेश्चन में आ चुका है। दूसरा आप खादर बांगर ये वाला पढ़ लेना। तीसरा आप और क्या पढ़ सकते हैं इसमें, लिथोसोल वाला ज़रूर पढ़ लेना, जो आपकी हिल एरियाज़ वाली जो सॉइल होती है, पर्वतीय मिट्टी जिन्हें हम कहते हैं, या फिर एक कश्मीर वाली जो आपकी केसर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उसको ज़रूर पढ़ लेना आप, ठीक है। करेवा बोला जाता है मे बी उन्हें, तो वो पढ़ लेना। कुछ कुछ सॉइल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आपके पेपर में वो आ चुका है, सॉल्टी सॉइल किसे बोला जाता है, लवणीय सॉइल किसे बोला जाता है, जिसे ऊसर धूसर यूपी में बोलते हैं, धूसर आपका बिहार में बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो मिट्टी से संबंधित ये सारे क्वेश्चन है। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में करके बताओ, वो भी मैं आपको करवा के दे दूंगा। लेकिन भाई करना आपको है, पढ़ना आपको ये। बायोडाइवर्सिटी देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन कब किया जाता है, 22 ऑफ मई को करते हैं। जियोथर्मल ये करने की ज़रूरत नहीं है, जियोथर्मल प्लान बहुत सारे हैं। एक आपका ऑलरेडी आ चुका है, जो आपका उसमें है लद्दाख वाले एरियाज़ में है। अभी कल आपका छत्तीसगढ़ वाला पूछ लिया गया था, तो इसे देख लीजिएगा। स्कॉट होम जो कन्वेंशन है, देखो ये स्कॉट होम वाला अलग है, ये अलग है, ये दोनों अलग है। इसमें दो तीन और आते हैं, अभी मुझे मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो मैं तो आपको यहीं पे बता देता। दो तीन और है इसमें, एक बैरल है या बैरसल है, कुछ इस नाम से है, दो तीन है इसमें। तो चलो मैं आपको वो करवा दूंगा जो आने वाला टाइम होगा। तो इससे देखो, अब इन्वायरमेंट के ना पहले उन्होंने ऊपर ऊपर पूछे, अब थोड़ा बीच में आ रहे हैं। अब हो सकता है कि लास्ट लास्ट में जाके और भी घुस के क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाना है। जो ऊपर ऊपर की चीज़ें आप उन्हीं को पढ़ के जाइए। हाँ ये हो सकता है, जैसे ये स्कॉटलोम ये कन्वेंशन वाला जो है 22 मई को हुआ था ये, और फिर जो इफेक्टिव में जो आया था ये 2004 से इसको इफेक्टिव में ये आ गया था, ठीक है, लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पे दो और हैं, या तो मैं उसे क्या करूँगा कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, तो वहाँ से उस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है, मैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें करता हूँ। सेकेंडरी पॉलिटेंट पूछा गया था, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है ना। पैन हो गया, O3 हो गया, स्मॉग हो गया, ये सारे आपके सेकेंडरी पॉलिटेंट में आ जाते हैं। संवेग मोमेंटम के बारे में पूछा हुआ था, इसकी यूनिट पूछी थी संवेग की। यूरोप के घास के मैदान को इस टाइप ही बोला जाता है। भाई देखो, ग्रास लैंड के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। जो सवाना वाला हो गया, एक जो आपका इक्वेटर वाला होता है, भूमध्य रेखा वाला, जिसमें आपका कौन से आते हैं, जिसमें आपका वेनेजुएला वाला आ जाता है, और साथ ही साथ में आपका नाम में भी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ऑस्ट्रेलिया में है, ममीज नाम से कुछ है। और ये ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो वो ग्रास लैंड्स वाले ना एटलीस्ट उन्हें करके चले जाइए, क्योंकि बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। अर्जेंटीना वाला पूछा जा चुका है, वो पंपास वाला जो पूछा जा चुका है। तो ये एटलीस्ट जो है ना, इन्हें आप जो है करके जा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आपको ही इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, पानी में CO2 ऐड करने से पीएच वैल्यू वो कम हो जाती है। सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अभ्यारण्य के बारे में पूछेगा, बर्ड अभ्यारण्य, तो वो आपका कहाँ पे, में भी कर्नाटक में है। और एक जो आपका अनुसंधान है, जो रिसर्च वाला है, सलीम अली रिसर्च, वो आपका कोयम्बटूर में, ठीक है। तो देखो 3 क्वेश्चन है ये, आपसे पूछे जा सकते हैं। मिनी माता रोग ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, मरकरी से होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, और आपका और क्या आ सकता है इसमें। तो एटलीस्ट ये 2-3 चीज़ें तो आप याद रख ही सकते हैं। एक निमोनिया वाला तो आ चुका है। एस्बेस्टस जो आपके डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उससे भी क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। तो 2-4 और चीज़ें ऐसे देख लेना इसके अंदर से। ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे कौन सी भाई जो हानिकारक गैस होती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, वो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं जो H+ आयन ज़्यादा देते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछा गया था, या फिर बेंजीन का क्या पूछा गया था कि हेक्सागोनल होता है, या बेंजीन का फॉर्मूला पूछा गया था 6,6X6। जो भी पूछा गया था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट कि किसी और ने जिन्होंने भी पेपर दिया है या फिर जो आने वाले जो हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पूछा गया था। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तो जो 14 के पास ज़्यादा होगा या OH आयन ज़्यादा देगा, वह स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है आपका। स्टॉक नियम, विस्कोसिटी। अब देखिए यहाँ पे दो ये पूछे गए थे, ठीक है, इन्हें ध्यान दीजिएगा। हुक का नियम होता है इलास्टिसिटी के लिए, और जो ये विस्कोसिटी वाला होता है ये आपका स्टॉक का नियम है। तो
देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना तभी आप इन्हें कर सकते हो, लेकिन वो अलग बात है कि जिसने नहीं पढ़ा तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। इन सीटू देखिए, इन सीटू क्या होता है? इन सीटू बोला जाता है आपका भाई, जैसे एक होता है इन सीटू, एक होता है आपका एक्स सीटू, यानी आउटर साइड और इनर इनर साइड का मतलब क्या होता है कि जो जिसको प्रोटेक्शन करना होता है, जिनको कंजर्व करना होता है, उनको वहीं जो स्पीसीज जहाँ की है उनको वहीं पे कंजर्व करना होता है, नेशनल पार्कों के जैसे। तो जैसे अब लेट सपोज टाइगर है, तो टाइगर को आप क्या कर रहे हो, किसी कहीं रहता है तो उसको वहीं प्रोटेक्ट करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको बाहर हमें प्रोटेक्ट करना होता है, जैसे चिड़ियाघर हो जाते हैं, ठीक है, जू वगैरह हो जाते हैं, तो आपको कहीं से लेके आ रहे हो उनमें उन्हें प्रोटेक्ट करे, तो वो एक्सी टू के अंदर आता है। तो अब देखो इंस्टीटू में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो एक्सी टू के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नियर साइड ने निकट दृष्टि दोष, ये आप सभी लोग जानते हैं, कॉनकेव होता है। मूल बिंदु बेसिक फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स चार टाइप के होते हैं, ग्रेविटेशनल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, एक न्यूक्लियर हो गया, एक वीक हो सकता है, एक आपका स्ट्रांग हो सकता है। एयर प्रिवेंशन एक्ट, ये एक्ट की मैंने आपको पूरी एक पीडीएफ दी थी, उससे से 4 एक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी एक्ट पूछा गया 1981। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो एयर प्रिवेंशन एक्ट है ना, ये 1981 में आया था, और एक इसी के साथ जो आपका साउंड पॉल्यूशन है, यानी साउंड को भी एयर के साथ ही एडअप किया कर दिया था 1987 में, वो अभी नहीं आया है, तो उसे भी ध्यान दीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, अब वो मुझे ध्यान नहीं है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या क्वेश्चन आया होगा, लेकिन ध्यान देना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, इफेक्टिव में आया था 1989। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 या 4, चेक कर लेना इसे। तो वियना कन्वेंशन भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आपके रिलेटेड है, लेकिन उस समय मतलब उस समय यह है कि जो भी हमारी कंट्रीज़ थी वो सारी कंट्रीज़ एक साथ नहीं आई थी। तो हालांकि वही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही था रिलेटेड रिलेशन उसका, लेकिन उस समय कुछ नहीं हो पाया था, इसलिए 1987 में सभी लोग आए थे, फिर इफेक्टिव वो 1989 में हुई थी। तो कभी हो सकता है इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसे ध्यान रखिएगा आप लोग। एक प्रकार की जो सिंगल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है उन्हें बोला जाता है भाई टोन, और जो ज़्यादा हो जाती है मतलब मिक्स फ्रीक्वेंसी होती है उन्हें बोला जाता है स्वर। सुनते हैं सारे गामा पाधानी सारे, ये सुना होगा आपने। चलिए खैर, बैलेंसी पूछे, देखो बैलेंसी 15 जो ग्रुप होते हैं उनकी बैलेंसी क्या होती है? 3 होती है, संयोजकता। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, संयोजकता अलग होती है, ध्यान देना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता तो 5 होते, ये बैलेंस संयोजकता पूछे तो 3, यानी कितना दे सकता है कितना ले सकता है, उसी से मतलब है यहाँ पे। डिकम्पोजर क्या होते हैं? किसी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र या इको सिस्टम जो होता है उसमें जो डिकम्पोजर होते हैं उस तृतीयक में उसे रखा जाता है। क्लियर। लवणीय मृदा का किसे नाम से जाना जाता है? देखो ये जो सॉल्टी सॉइल होती है, देखो 2 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, एक रेंगुरू मृदा वाला आ चुका है, जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है उसे क्या बोला जाता है? रेंगुरू मृदा बोलते हैं उसे, तो ये आ चुका है ऑलरेडी आपके पास। जलोढ़ वाला आ चुका है, और देखो एक ये भी आ चुका है। अब आपके पास जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो आपका एक लिथोसोल हो गया, एक आपका जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है जिसमें केसर की खेती होती है, मे भी अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो आपके जो कोई लेक होती है, लेक जब आपकी सूख जाती है ना, उसके बाद जो वहाँ पे सॉइल हो जाती है उसको एक पर्टिकुलर नाम है, तो उसे चेक कर लेना क्या नाम है, वो आपके पेपर में पूछा जा सकता है भाई। सर्वाधिक जैविक, अच्छा देखिए लवणीय मृदा हो गया तो उसको पंजाब में रेह बोला जाता है, उसी मृदा को यूपी में उसे ऊसर बोलते हैं और बिहार में उसे धूसर बोलते हैं। एक और क्वेश्चन आएगा इसमें, इनको सही कैसे कर सकते हैं? ये सॉल्टी हैं, इनको कैसे सही करते हैं? तो इनमें जिप्सम मिलाया जाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो बनता है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता, जो रिच बायोडाइवर्सिटी एरियाज है, मतलब जहाँ पे जो जीव जंतु हैं अलग अलग स्पीसी के, जो बहुयातायात या बोल सकते हो, या फिर अलग अलग टाइप के जो मिलते हैं, वो मिलते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक। तो जो इक्वेटर वाला इलाका है ये भी आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पे ये मिलता है। C60 स्ट्रक्चर फ्लोरीन का होता है, ओजोन की मोटाई डाप्सन में मेजर करते हैं। ताल जल संग्रहण प्रणाली, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, देखो राजस्थान वाला आ चुका है, आपका सुरंगम आपका केरल वाला आ चुका है, ये आपका ये बंधारस वाला जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या नहीं आया है? तमिलनाडु का भी क्वेश्चन नहीं आया है, देखिए एरिस लिखा है ना यहाँ पे, एरिस, ये एरिस ध्यान देना भाई, ये अभी तक क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा है आपके, तो एरिस आपके पेपर में आ सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में ये 2 नाम है, तालन और कुल, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये 2 ध्यान देना, और इन्हें जो है आप इजीली जो है एग्जाम में अपने कर सकते हैं। फादर ऑफ चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा को बोला जाता है, ठीक है। हालांकि गौरा देवी जी ने चलाया था, लेकिन यह है कि विश्व में बोलते हैं ना, इन्होंने अपने लेखों से जो है इनको फेमस कर दिया था चिपको आंदोलन को, इसलिए इनको फादर ऑफ चिपको आंदोलन बोला जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को। प्रकाश का वेग किस में मेजर करते हैं? लाइट जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उसको मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। गाड़ियों के पीछे हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस का जो आपके पास यूनिट थी ओम,
इजी क्वेश्चन है। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, श्रेणी क्रम, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन। हिमगिरी रोग, ये मुझे समझ नहीं आया हिमगिरी रोग क्या मतलब है इसका, कहाँ से समझ में आया। शॉर्ट की दोष भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था। केपलर लॉ से संबंधित एक न्यूमेरिकल आया था, तो इसे देख लीजिएगा। एनवायरमेंट पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको बताया एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा आपका अपवर्ड बनता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ सीधा बनेगा। जो एक्वेटिक एनिमल का होता है, ये एक्वेटिक जो होता है जलीय परितंत्र जिसे बोला जाता है, वो आपका हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। जैव भार उसमें कम हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आपका देहरादून में है, और इसे ध्यान रखिएगा 1974 किसने, कल्याण सिंह मैथिराव जी ने इसे जो है क्या बोलेंगे इसकी नींव रखी थी, कुछ इस टाइप से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये था ओवरऑल आपका जो पेपर जो आपका जो है कल 20 को जो आपकी जो है शिफ्टों में पूछा गया था। अब एक आध चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है, देखिए आपको 70 नंबर का क्वेश्चन, 70 नंबर का पेपर ऐसा है जो सभी लोग करके आ रहे हैं, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर किसी को नहीं आते, आपको भी नहीं आएंगे, तो 10-15 क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। जो एटलीस्ट जो आपको आता है उससे उसे कीजिए। ऐसा नहीं है कि पेपर में बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस ही आ रहा है, भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा पेपर। 55-60 क्वेश्चन हैं उसमें जो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, बाकी के 10-15 क्वेश्चन यही हैं जो इन्वायरमेंट वाले, अगर थोड़ी बहुत अगर आपने पढ़ लिया तो 70 पार आराम से कर जाओगे। बाकी उसके ऊपर आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है, आपने कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं कौन सी नहीं पढ़ी हैं। अगर आपने चीज़ें पहले से थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, थोड़ी बहुत लूसेंट पढ़ी है, थोड़ा थोड़ा ऊपर अगर आपकी चीज़ें नॉलेज है, या फिर जीएस की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आराम से 80 तक भी इस पेपर में नंबर ला सकते हो। बाकी 20 क्वेश्चन छोड़ दो ना, 20 क्वेश्चन तो वो हर किसी को नहीं आ रहे हैं, या जिसको आ रहे हैं वो बात अलग है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी तो सबके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जिस दिन आंसर की आएगी ना उस दिन नंबर डिक्रीज़ होना भी स्टार्ट होता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि सभी के नंबर बढ़ रहे हैं, जिस दिन एक्चुअल आंसर की आएगी उस दिन ध्यान दीजिएगा, उस दिन नंबर घट भी जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने बस पेपर पे ध्यान दीजिए, और जो भी है देखो पेपर तो कुछ भी आ सकता है, ये ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में। बस एटलीस्ट जो आपने प्रिपरेशन की है ना, जितना आपने सोचा है कि यार इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस अपना वो वाले चीज़ें जो है उन पर फोकस करके उन्हें अच्छे से कर डालिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।